स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट पर। आज हम लेके आए आपके लिए फिजिक्स की क्लास, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा बल और गति के नियम। हमारी क्लास भी वहीं से रेगुलर रहेगी जहाँ से हमने छोड़ा था क्लास को, वहीं से रेगुलर रहेगी भी। देखिए भी, सबसे पहले बल की बात करूँ यानी फोर्स होता क्या है। अगर मैं फोर्स या बल की बात करूँ तो होता क्या है, यानी कि अगर इंग्लिश में कहें तो ये क्या होता है, किसी चीज़ को पुल पुश, यानी किसी चीज़ को धकेलना खींचना, वो सारी क्या है, या ठहलाना, वो सारी क्या है भी हमारा बल है। क्या होगा, किसी चीज़ को धकेलना या खींचना, ये सारी हमारी चीज़ें क्या होती हैं, फोर्स है। अब कोई चीज़ है हमारी, अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से खींच रहा हूँ तो ये भी क्या है, एक फोर्स है। यानी हमारा बल क्या है, कोई रस्सी है उसको हम इस तरीके से खींच रहे हैं, वो सब हमारे क्या है, फोर्स। वहाँ पर हमारा क्या है, बल कार्य करता है। ये होती है डेफिनेशन इसकी। बल की अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होती है भाई, किसी चीज़ को धकेलना खींचना या ठेलना क्या कहलाता है, या ठोकर लगाना, ही हमारा बल है। अब इसकी बात करते हैं न्यूटन, इसकी जो बल है इसकी मात्रक। अब फोर्स पेपर में हमसे ये नहीं पूछा था फोर्स की यूनिट क्या होती है, सॉरी फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। वहाँ आते क्वेश्चन क्या भाई, इसकी जो हमारी यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई का मतलब क्या है भाई, स्टैंडर्ड। हमारी जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है भाई, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। किसके नाम पर मिली है भी इसको, सर आइजैक न्यूटन के नाम पर, जिसने हमारी क्या थी, फोर्स के ला दिए थे, यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से वो हमारे इस टाइप से इनको किसके नाम पर मिले, न्यूटन के नाम पर। इसकी दूसरी मात्रक क्या है भाई, डायन। दूसरा मात्रक क्या है भाई, डायन। अब बात आती है इन दोनों मात्रक के बीच में रिलेशन क्या है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है हमारा न्यूटन और डायन, इनके बीच में हमारा रिलेशन क्या होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ 1 न्यूटन की, तो वो किसके बराबर होता है भाई, मेरा 10 की पावर 5 डायन के बराबर मेरा क्या होता है, 1 न्यूटन होता है। यानी ये छोटी इकाई होती है और प्रॉपर यानी ऐसा यूनिट जो ऑल हमारी मानी जाती है वो न्यूटन है, ये इसकी छोटी इकाई होती है। उसके बाद क्या है भाई, अगर मैं बात करता हूं, यहां से एक क्वेश्चन आता है भाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, तो कितना होता है अभी आपको याद रखना है, 3.5 गुणा 10 की शक्ति 22 न्यूटन। पृथ्वी पर सूर्य का, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन टू अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स किसका भाई, सन का किस पर, अर्थ पर कितना होता है, 3.5 गुणा 10 की शक्ति 22 न्यूटन होता है हमारा भी। ठीक है। उसके बाद बल के प्रभाव, यानी बल क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है किसी चीज़ पर। अगर मैं इफेक्ट की बात करूं तो बल का वो क्या होगा भी मेरा, किसी चीज़ पर बल हमारा क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है। जैसे क्या कर सकता है, किसी चीज़ को, स्थिर वस्तु को क्या कर सकता है, गतिमान ला सकता है। स्थिर को किस में ला सकता है भाई, गति में ला सकता है। गतिमान को क्या कर सकता है भाई, स्थिर कर सकता है। या फिर क्या कर सकता है, उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है भाई। क्या कर सकता है, आकार में परिवर्तन कर सकता है। या फिर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, यानी स्थिति से गति में ले आएगा, या फिर एक जगह से हो। उसके बाद क्या कर सकता है, ये उसकी चाल भी बदल सकता है और दिशा भी बदल सकता है भाई। चाल और दिशा बदल सकता है, यानी कोई वस्तु इस तरीके से जा रही है, उस पर हमने फर्स्ट फोर्स लगाया तो वो क्या होगी, यहाँ चली जाएगी, यानी उसकी, और इसको क्या करता है, धीमा भी कर सकता है। तो ये क्या है, इसकी चाल और गति में परिवर्तन कर सकता है हमारा। अगर मैं बात करता हूँ बल के प्रभाव की, यानी दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है। उसके बाद बल कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए भाई। बल हमारा होता है 2 प्रकार का। बल कितने प्रकार का होता है भाई, 2 प्रकार का। सबसे पहला कौन सा होता है भाई, संतुलित बल। एक होता है संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित, यानी इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, और एक होता है इनबैलेंस्ड, यानी हमारा बैलेंस्ड फोर्स क्या होगा भाई, जब किसी वस्तु पर अगर हमारा क्या लगे भाई, समान बल लगे दोनों तरफ से, यानी उसके क्या है, एक साइड से भी, अगर मान लिया मैंने कि बक्सा है भाई, मेरा एक बॉक्स है, इसके मैंने इस साइड क्या लगाया, 5 न्यूटन फोर्स लगाया खींचने के लिए, और दूसरी ओर भी मैंने क्या कर दिया, 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो मेरा ये क्या है भाई, बैलेंस्ड फोर्स है। यानी जब क्या है, किसी वस्तु की स्थिति में
उस पर बल लगाने पर भी कोई प्रभाव ना हो तो वो क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स। यानी दोनों साइड अगर हमारा उसका है समान बल लग रहा है वो बैलेंस्ड फोर्स होगा। ठीक है भी, यानी दोनों तरफ समान बल लगाने पर उसकी गति और स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसको बोलते हैं संतुलित बल। ये उसकी डेफिनेशन होती है। भी अगर मैं बात करता हूँ असंतुलित बल की, अगर किसी वस्तु के दोनों तरफ बल लगाने पर हमारा क्या हो, उसकी स्थिति और गति में परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, मेरा असंतुलित बल। जैसे क्या है भी, अभी एक बक्सा है, एक पत्थर है, इसके इस साइड मैं लगा रहा हूँ 10 न्यूटन और इसके इस साइड लगा रहा हूँ मैं 15 न्यूटन, तो बल पत्थर किस साइड जाएगा भी, मेरा 15 न्यूटन की तरफ जाएगा, जिस साइड ज़्यादा बल रख रहा है। यानी पूछा जाता है अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लग रहा है तो वह वस्तु की गति किस दिशा में होगी, तो हमेशा किस दिशा में होगी भी, असंतुलित बल की दिशा में। यानी असंतुलित बल जिस तरह दिशा ज़्यादा लग रहा है उस साइड क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। यानी असंतुलित बल इस साइड लग रहा है तो क्या होगा हमारा, ये इस दिशा में क्या करेगा, गति करेगा भी। नेक्स्ट देखिए भाई हमारा टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं हमारा न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन ने क्या दिए थे भी, 3 नियम दिए थे हमारे, गति के 3 नियम दिए थे। ये हमारे शायद एक बार हो चुके हैं पहले, लेकिन अब एक बार और पढ़ते हैं इनको, थोड़ा सा मोटा मोटा रिवाइज करते हैं। देखिए भाई गति के नियम की बात करूं तो न्यूटन ने 3 ला दिए थे। पूछा जाता है न्यूटन ने कितने ला दिए थे भी, 3। तीनों में से पहला नियम है, उनमें पूछा जाता है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है भी भाई पहला नियम को क्या नाम दिया गया, जड़त्व का नियम। पहले नियम को नाम मिला क्या, जड़त्व का। दूसरे को बोला गया बल की परिभाषा, यानी बल की परिभाषा किस नियम में दी गई है हमारा, ठीक है। और तीसरा जो हमारा है भाई उसका नाम है हमारा भाई उसकी तो डेफिनेशन से ही पूछा जाता है, उसका मतलब नाम नहीं है, वो सीधा यूज होता है। मतलब इन दोनों का पूछा जाता है भाई पहला नियम क्या बताता है हमें, पहले नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जड़त्व के नाम से जाना जाता है। दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है, यानी बल की परिभाषा, या फिर हमारा संवेग का नियम, संवेग संरक्षण का नियम किस नियम को बताता है, कौन से नियम में बताया गया, संवेग संरक्षण का नियम हमारा वो कौन से नियम में बताया गया है, तो वो किसके साथ जुड़ा होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ। अगर मैं पहले नियम की बात करूं तो पहला नियम क्या बताता है, अगर वह वस्तु विराम अवस्था में है या गतिमान है तो वो हमेशा क्या रहेगी, विराम अवस्था में या गतिमान ही रहेगी, या गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई क्या भी बाह्य बल ना लगाया जाए। क्या है भी, जब तक कोई बाह्य बल काम ना करे तब तक वो क्या रहेगी, वस्तु हमारी स्थिर रहेगी या फिर क्या रहेगी, गतिमान रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। अब बाह्य बल की बात करते हैं, अगर इसमें क्या है बाह्य बल ना लगाया जाए तो वस्तु क्या होगी, हमेशा किस फॉर्म में रहेगी भाई, वो जड़त्व। जड़त्व का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया को जड़त्व बोलते हैं हिंदी में। तो इनर्शिया या जड़त्व क्या होगा भाई, मतलब जिस अवस्था में है वही अपनी अवस्था, किसी वस्तु की वह गुणधर्म जिसके कारण वह अपनी अवस्था को में ही बना रहना चाहती है, उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह अपनी ही अवस्था में बनी रहना चाहती है। जैसे अगर गतिमान है तो गतिमान रहेगी, ठीक है, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बनी रहेगी, तो इसको बोलते हैं जड़त्व। किसी चीज़ का लॉ इनर्शिया होता है, वो अपनी परिस्थिति को बदलने के क्या करती है, अपोज करती है। अपनी स्थिति को जब अपोज करे यानी उसका विरोध करे अपनी स्थिति बदलने को, उसको बोलते हैं उसका जड़त्व। ठीक है भाई, अब आती है बात भाई, इसको क्या है, एक नाम और दिया गया इसको, जड़ के अलावा गैलीलियो का नियम। क्या नाम दिया गया भी, गैलीलियो नियम, गैलीलियो का नियम। क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा पहले गैलीलियो ने भी हमें क्या बताया था, वे दिया था किससे, न्यूटन से पहले इसको गैलीलियो ने भी थोड़ा सा डिफाइन किया था, बट वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे पाए थे, इसलिए इसको थोड़ा कई बार क्या है गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। अब आते हैं भी दैनिक जीवन में इसके प्रयोग। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आता है भी, आपको ये पक्के पता होना चाहिए। अगर मैं न्यूटन का पहला नियम के पूछता हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है भी। क्वेश्चन क्या आता है, किस टाइप से आता है, देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आता है भी, से पूछता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका मैं बताता हूँ, जब शीशे को पत्थर मारा जाता है तो वह टूट जाता है, पत्थर मारने पर वह टूट जाता है, जबकि गोली मारने पर नहीं टूटता। गोली मारने पर
सिर्फ छेद होता है। यह किस नियम, न्यूटन के गति का कौन सा नियम बताता है, किस नियम पर आधारित है? तो आपको पता होना चाहिए भी ये कौन से नियम पर आधारित है, हमारा पहले नियम पर, यानी गति के पहले नियम पर। ठीक है। दूसरा क्या है इसी टाइप से, पेड़ को हिलाने पर क्या है, पत्ते या फूल क्या है नीचे गिरते हैं। क्या है, पेड़ हिलाने पर पत्थर नहीं, पेड़ हिलाने पर फूल व पत्तों का नीचे गिरना, फूल फल या पत्तों का नीचे गिरना किस पर है डिपेंड अभी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। उसके बाद है हमारा भाई चादर झाड़ने पर धूलकण का बाहर निकलना। क्या है भाई, चादर झाड़ने पर क्या होगा हमारा, किसका, धूलकण का बाहर निकलना। इसी तरीके से जैसे एक बार पूछ लिया था, चादर पीटने पर धूलकण का बाहर निकलना, मतलब वही होगा, झाड़ने या पीटने पर एक ही चीज आएगी। दूसरा क्या है, हथौड़े को क्या है ठोकने के लिए, जब क्या है, कई बार आपने देखा होगा मिस्त्री काम करता है तो वो काम करते करते क्या करता है, हथौड़े को इस तरीके से जमीन पर मारता है। वो क्या करता है, काम करते करते हथौड़े को इस तरीके से जमीन से मारता है। तो वो किस पर डिपेंड करता है अभी, लॉ ऑफ इनर्शिया। कैसे किया, देखिए जैसे ही वो क्या है उसको, अब वो अपनी पोजीशन पे बना हुआ है, क्या है, हथौड़ा अपनी पोजीशन पे बना हुआ है। अब अगर उसको नीचे ठोकेगा तो वो क्या करेगा, अपनी इनर्शिया की वजह से क्या है, अपोज करेगा, उस पर बाह्य बल लगेगा, तभी वो क्या करेगा, नीचे की तरफ सरकेगा। तो क्या होता है, हथौड़े को ठोकने के लिए किस पर, जमीन में मारा जाता है, हथौड़े में, हत्थे को ठोकने के लिए जमीन में मारा जाता है। और भी बहुत सारे नियम है भाई, जैसे क्या है, चलती गाड़ी पर अचानक रुकने से क्या है, जो सवारी है वो क्या है, आगे की ओर झुकती है भाई, चलती। ठीक है, अगर रुकी हुई गाड़ी है उसको एकदम चला दिया जाए तो वो क्या करेगा, उसमें क्या होगा हमारा, किसकी तरफ झुकेगा, पीछे। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन हमारे बहुत सारे आते हैं भी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया था, एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था अभी, जब स्ट्राइकर है, देखा होगा आपने, सबने खेला होगा अभी कैरम बोर्ड। तो स्ट्राइकर में क्या किया जाता है, अगर मेरी स्ट्राइकर की गोटियां इस तरीके से रखी हुई हैं सारी, वो इस तरीके से गोटियां रखी हैं हमारी कैरम पर, भाई मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, बस वैसे समझ लीजिए एक बार, कैरम पर रखी है। तो जब हम उसको स्ट्राइकर से मारते हैं तो सिर्फ नीचे वाली जो गोटी होती है वो बाहर निकलती है और बाकी क्या है भी, वो नीचे सरक जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सारी क्या है भी, हमारी रेस्ट पे हैं, ये सारी की सारी क्या है, रेस्ट पे हैं, और ये क्या है, हमारी अकेली फोर्स की वजह से मोशन में आई। इस वजह से बाकी गोटियां गिरने की बजाय क्या होंगी, वो नीचे आ जाएंगी और ये कहाँ चली जाएगी, बाहर निकल जाएंगी। इसका मतलब ये कौन से डिपेंड हुआ भाई, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी फर्स्ट लॉ। न्यूटन कौन से भाई, फर्स्ट लॉ पर, न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर डिपेंड होगा इस टाइप से। इसी तरीके से क्या है भाई, अगर गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दूं, ताश का पत्ता रख देता हूं और उसके ऊपर एक सिक्का रख देता हूं, जब मैं उस ताश के पत्ते को क्या करता हूं, उंगली से झटकता हूं, तो वो क्या होगा भाई, का क्या है, ताश के साथ बाहर आने की बजाय क्या हो जाएगा, पानी में गिर जाएगा। वो भी किस पर डिपेंड होता है, फर्स्ट लॉ पर। इस तरह के बहुत सारे होते हैं भी हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर डिपेंड। उसके बाद देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, संवेग। संवेग क्या होता है भी वो देखिए, यानी मोमेंटम। हिंदी में क्या होता है, संवेग, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या इसको, मोमेंटम। ठीक है भी। अब होता क्या है भी, किसी वस्तु के द्रव्यमान, संवेग को क्या है, उसके द्रव्यमान और क्या है, उसके वेग के गुणनफल के बराबर माना जाता है। P इज इक्वल टू एम वी, इसको P, इसको एम वी, ये P से इसको एम वी, यानी ये इसकी नोटेशन है P, और M क्या है, द्रव्यमान, और V क्या है, इसकी वेलोसिटी। किसी वस्तु के संवेग को उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर माना जाता है। अब देखिए क्या होता है, इसका SI मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर के लिए, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या होगा, इसका संवेग का हमारा SI मात्रक होगा। ठीक है भी। इसको अगर मैं, ये तो इसकी यूनिट होगी, SI मात्रक होगा न्यूटन पर सेकंड। ठीक है भी, न्यूटन सेकंड, सॉरी पर सेकंड नहीं, सेकंड होगा, न्यूटन सेकंड होगा भाई हमारा, इसका क्या जाएगा हमारा, न्यूटन सेकंड होगा इसका। उसके बाद क्या होता है भाई, देखिए क्या, क्यों पड़ी संवेग की जरूरत हमारी। अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहां पर एक एग्जांपल से समझाते हैं हमें। क्या होता है, अगर कोई चीज बाहरी वस्तु है और वो बिल्कुल कम वेग से आ रही है तो भी ज्यादा नुकसान करती है। भारी वेग की वस्तु
अगर किसी चीज़ से, जैसे मान लिया एक ट्रक है और वह सड़क पर खड़े किसी व्यक्ति से टकराता है या किसी भी पेड़ से टकराता है, मान लीजिए व्यक्ति की क्यों ले, क्यों, ठीक है भी, क्या करता है किसी चीज़ से टकराता है यहाँ पे और वो भारी ट्रक है, तो क्या होगा, पेड़ को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, वो भी क्या करेगा, वो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। क्यों हुआ, क्योंकि वेट ज़्यादा था। यहाँ पे देखिए संवेग की वजह से वो लॉस होता है, जो यहाँ पे लॉस होता है ना किसी चीज़ को अगर टकराने के बाद जो नुकसान होता है वो डिपेंड किस पर करता है अभी, संवेग पर, यानी कितने ज़्यादा संवेग से वो टकराया, ठीक है। अब अगर उसका मास ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है तब भी ज़्यादा नुकसान करेगा वो। मान लिया मैं एक बात लेता हूँ दूसरी, ये तो चलो मैंने ट्रक से एग्जाम्पल से, ट्रक का वेट ज़्यादा होता है और वेलोसिटी कम है उसकी, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बुलेट की, यानी गोली का मास कम है, जो उसका मास है वो कम है, यानी द्रव्यमान कम है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होती है यानी उसका वेग है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो गोली भी क्या करती है भी हमारी, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है किसी चीज़ को जब वो टकराती है। तो आपको याद रखना है किसी वस्तु के नुकसान, यानी किसी वस्तु का संवेग क्या है, क्या अकेला ना तो वेट पर, मास पर डिपेंड करता है और ना ही किस पर डिपेंड करता है, अकेला वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वो दोनों पर डिपेंड कर सकता है। यानी अगर मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो तब भी वो नुकसान ज़्यादा करेगा, अगर मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो तब भी नुकसान ज़्यादा ही होगा। तो ये बात होती है इस टाइप से, यानी संवेग हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, मास और वेग दोनों पर ही डिपेंड करता है, इस टाइप से ही होता है। उसके बाद होता है मेरा इसकी भाई न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है भी, वो देखिए इसकी डेफिनेशन। अगर मैं न्यूटन के द्वितीय नियम की बात कहूँ तो क्या होगा भाई, किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान और किसका भी, उसकी त्वरण का क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, किसी वस्तु पर लगा बल क्या होता है, उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन, मास यानी द्रव्यमान, ये होता है हमारा इस टाइप से फोर्स। इसकी मात्रक हमने पढ़ा भी पहले ही, न्यूटन होता है, केजी मीटर पर सेकंड्स के, वो हमारा अभी हमने पढ़ा था केजी मीटर पर सेकंड्स के, हम पढ़ चुके हैं इसका। ये है भी न्यूटन, इसको न्यूटन से दर्शाते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी इस टाइप से इसकी यूनिट। अब बात आती है भी इसका फार्मूला। अब यहाँ से एक बात याद रखना भाई, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं न्यूमेरिकल इस चीज़ पे। ये दिखने में फार्मूला आसान है, बट अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ ना, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है भी, कई बार पूछ लिया जाता है सीधा एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ ना, सीधा फार्मूला पूछूँ, एक्सेलरेशन ये नहीं होता अभी v/t। एक बार क्वेश्चन आया था अभी, क्या ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन देके उसके फार्मूले पूछे थे 4, v/t, या फिर क्या है अभी दूसरा क्या पूछा था, एक ऑप्शन दे रखा था vu - v/t, या फिर सीधा वेलोसिटी में क्या है बदलाव, इस टाइप से दिया है। तो क्या है भाई, ये जो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज वेलोसिटी में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए टाइम के अनुसार। यहाँ तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं, इस टाइप से ये वाला। या अगर ये लिखा है dv/dt तो भी हमारा क्या है वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन मानी जाती है। तो आपको याद रखना है एक्सेलरेशन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से डिनोट होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया अभी। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जैसे क्या कहेगा, इतने मास है, इसकी वेलोसिटी इतने से इतने होगी भी, तो ये टाइम बताइए उसको कितना बल लगेगा रुकने के लिए या चलने के लिए, उस टाइप से क्वेश्चन यहाँ आते हैं। अब बात करता हूँ मैं भी इसके उदाहरण के लिए। अगर उदाहरण की बात की जाए तो एक्सेलरेशन की जो न्यूटन सेकंड लॉ है ना, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है देखिए। सबसे पहला तो क्या है भाई, क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। एक खिलाड़ी है, गेंद को कैच करने के लिए क्या करता है, उसको जैसे ही लपकता अपने हाथ को पीछे लेके आता है। कभी भी देखना जो क्रिकेटर होते हैं वो क्या करते हैं, गेंद को इस तरीके से कैच करेंगे तो अपने हाथ को यहाँ पीछे लेके आते हैं। इसका रीज़न क्या होता है अभी, इसके पीछे का रीज़न ये होता है, देखिए बाल में क्या है, संवेग है। अब उसके संवेग को कम करने के, क्योंकि मास भी और उसके अंदर वेलोसिटी भी, तो उसके संवेग को कम करने के लिए वो क्या करता है, जब उसको रोकता है गेंद को तो अपने हाथ को पीछे लेके जाता है, ताकि उसके संवेग से जो की वजह से जो फोर्स है वो उसको कम लगाना पड़े। अगर वो उसको एक जगह रोकेगा ना, डायरेक्ट कैच करके रोकता है, तो देखना कई बार खिलाड़ी अपने हाथ को इस तरीके से झटकता है। वो क्यों होता है अभी, क्योंकि उसको क्या है, इस संवेग की वजह से चोट लगती है।
इस संवेग की वजह से उसकी हथेली पर क्या है, चोट लगने के खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए वो क्या करता है, अपने जब गेंद को पकड़ता है तो वो क्या अपने हाथ को पीछे लेके आता है। अब देखिए क्या है, जो गाड़ियों में क्या है स्प्रिंग बनाए जाते हैं। अब गाड़ियां देखी होंगी आपने, क्या होती है स्प्रिंग, बाइक्स वगैरह में गाड़ियों में होते हैं स्प्रिंग। वो क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि उस पर जो नीचे से क्या फोर्स लगेगा वो क्या उसके कम हो उसके स्प्रिंग की वजह से। अब खड्डा आ रहा है, अगर कोई गड्ढा है तो वो क्या है, स्प्रिंग क्या कर लेगा, उस गड्ढे के हमारे जो फोर्स लगेगा गड्ढे की वजह से, जो बल लगा है बाइक पर, मतलब झटका लगेगा, उसको सहन कर पाए। इस टाइप्स के बहुत सारे होते हैं भी। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ कील को अगर मेरे को गहराई में ठोकना है तो क्या है, उसके भारी द्रव्यमान की कोई चीज़ उसके ऊपर ठोकी जाती है, यानी उसके ऊपर लगाया जाता है फोर्स। इस टाइप से अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, चलिए इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अभी जो मैंने पढ़ा न्यूमेरिकल कोई फार्मूला बताया था, क्या था अभी, एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए बल कार्य करता है। कितने डिग्री बल काम करता है अभी, 1 मिनट, हाँ, एक बल कार्य करता है, परंतु यह वस्तु के वेग को 3 मीटर सेकंड से 7 मीटर सेकंड बढ़ा देता है। वस्तु लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 5 kg, राइट। टाइम कितने के लिए लगा, 2 सेकंड के लिए। व्यू यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, 3 मीटर पर सेकंड, और फाइनल कितनी आ गई, 7 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना है फोर्स के लिए हमारा फार्मूला क्या था अभी, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी, यानी m कितना है अभी 5, यहाँ पे कितना है इनिशियल, फाइनल कितनी है 7, इनिशियल कितनी है 3/2, तो कितना हो गया 5 गुणा 7 गुणा 3 4/2, तो कितना आ गया 2, यानी 10 न्यूटन क्या हुआ उस वस्तु पर हमारा कुल बल लगा भाई, जब हमने इस टाइप से, यानी उसको वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाया गया, उसकी स्पीड को 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक पहुंचाने के लिए 2 सेकंड में। ठीक है भाई, ये बोलते हैं ना हॉर्स पावर, इतने हॉर्स पावर का इंजन है, यानी इतने सेकंड में इतने, वो किस पर डिपेंड है, वो बल पर ही डिपेंड है अभी, वो कितना बल कितने सेकंड में जनरेट कर पाती है, वही क्या करेगा, उसकी स्पीड को डिनोट करेगा। न्यूटन का लास्ट नियम है भाई हमारा, आज का हमारा यह लास्ट टॉपिक रहेगा। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है अभी हमारा, न्यूटन का लास्ट नियम कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक क्रिया के लिए उसकी विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर मैं मान लिया मैं इस दीवार को क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो ये भी क्या करे, मेरे ऊपर उतना ही बल लगा रही है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब क्या होता है अभी, हर एक चीज जो भी है, जो भी हम काम करते हैं उसकी प्रति, अगर मान लिया हम किसी धरती पर चल रहे हैं तो घर्षण की वजह से हम क्या आगे बढ़ पा रहे हैं, वो भी इसी का नियम है। अब देखिए क्या है, रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट को आगे बढ़ने में इसके उपयोग देखिए भी, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपको देखिए क्या है, अपोजिट ही नहीं होती, क्या होती है, इक्वल भी होती है भी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमारी हमेशा रहेगी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसके जैसे रॉकेट को आगे बढ़ना भाई, उसके बाद कुएं से पानी निकालते समय रस्सी का टूटना, और क्या है आदमी का पीछे हटना, क्या होगा देखिए, अगर मान लिया मैं कुएं से पानी निकाल रहा हूँ और रस्सी है जो वो टूट गई, तो बाल्टी तो नीचे गिरेगी हमारे, रस्सी टूटे तो नीचे गिरेगी, लेकिन आदमी कहाँ है, पीछे गिरेगा। पीछे क्यों करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस पर खींच रहा है, तो वो बल लगा रहा था, लेकिन जैसे वो बल ब्रेक हुआ, यानी वो ब्रेक हुआ बीच में से उनका, वो बल तो लगा रहा था, इस वजह से वो क्या हो गया, पीछे गिरा। वो भी न्यूटन के तीसरे नियम पर लागू होता है भी। आज के लिए इतना ही, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारा नए टॉपिक के साथ, बल और वाला तो हो ही गया हमारा, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा भाई, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे भी। और इस टॉपिक के आपके नोट्स आपको PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।